सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयार होंगे इस नए पाठ को पढ़ने के लिए, है ना। तो चलिए अपनी किताबें खोलिए। अब आपकी ये कक्षा शुरू हो रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पाठ 13, जिसका नाम है पेड़ की बात। ठीक है, तो बच्चों ये एक निबंध है, आइए इसे पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमें पाठ के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, आइए इसे पढ़ लेते हैं। देखो, क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। ठीक है बच्चों, तो हमें पेड़ की बात है, इस पाठ में हमें पेड़ के पूरे जीवन के बारे में बताया गया है, बीज से उनके पेड़ बनने तक। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। देखिए, बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया। ठीक है, उसके बाद वर्षा की शुरुआत में एक दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ठीक है, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो, है ना। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया, है ना। दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। तो बच्चों अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो, सबसे पहले बीज यहाँ था, मिट्टी के अंदर था, कुछ दिन दबा रहा, फिर वहां पे बरसात हुई, बसंत का मौसम आया, है ना, पानी मिला और बस वो देखिए यहाँ पे अब उसमें से अंकुर फूट निकला, है ना, जैसे कि सूरज की किरणों ने उसे जगाया हो। ठीक है, कि आप ज्यादा सोए मत रहो, है ना। चलिए अब आगे देखिए फिर क्या हुआ। अब बीज का जो बाहरी आवरण था बच्चों, जो कठोर उसका ढक्कन था, वो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे चटका, ठीक है, टूटा और उसके अंदर से दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। ठीक है, फिर अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा, है ना। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? तो बच्चों देखा तो होगा, है ना, अंकुर तो सभी ने देखा है ना। तो जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है, कुछ ऐसे ही लगता है ना। चलिए अब आगे। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं ना बच्चों। ऊपर का तना होता है, नीचे का जड़। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना ये दो भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो, जड़ नीचे की, देखो यहाँ पे, उसे किसी भी तरीके से रखो, लेकिन उसकी बच्चों जो जड़ है, ठीक है, जड़ नीचे की ओर जाएगी व तना ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। ठीक है बच्चों, उसको उल्टा कर दिया, फिर पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। एक दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया था, है ना बच्चों। तो देखिए फिर क्या हुआ, उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी, देखो टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ आई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई, है ना बच्चों, वो नीचे की ओर आ गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होगी, है ना बच्चों, मूली तो बोई होगी। फिर देखा होगा पहले पत्ते व फूल बच्चों यहाँ पे नीचे की ओर रहे। ठीक है, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, समझ गए, ये क्रियाकलाप था जिसमें देखा गया कि जड़ हमेशा नीचे ही जाएगी और जो फूल पत्ती है हमेशा ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, हम जिस तरह भोजन करते हैं पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं ना बच्चों। पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। चीनी में देखो पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। ठीक है, देखो फिर पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। तो देखा बच्चों आपने यहाँ की इस पेड़ में, बच्चों सभी पेड़ों में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, बस फर्क इतना होता है कि देखो अब अगर देखो उनमें दांत नहीं है, अगर उन्हें पानी ना मिले तो क्या होगा, वो उस द्रव्य पदार्थ को बच्चे सोख नहीं पाएंगे और वो मर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार होता है उनका भोजन। ठीक है, अब आगे। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार क्या होते हैं, नल हैं। क्या बच्चों, हजारों हजार नल हैं इसके अंदर। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। जैसे कि बच्चों हमारे शरीर में रक्त धमनियां हैं तो उनमें रक्त प्रवाह होता है, वैसे इसमें भी है। ठीक है, चलिए अब आगे। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं और देखो पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों हमारे पास एक मुंह है लेकिन इनके पास छोटे छोटे बहुत सारे मुंह होते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर पत्ती को अच्छी तरीके से देखा जाए सूक्ष्मदर्शी से तो आपको ऐसे मुंह जैसे स्ट्रक्चर बच्चों, होंठ जैसे कुछ चित्र जो है दिखाई देंगे। ठीक है,
अब आगे देखिए, जब आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। देखिए बच्चों, हम जब सांस लेते हैं तो एक वायु हमारे अंदर जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो एक वायु बाहर निकलती है, और जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हम इस भाषा में क्या कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं अंगारक। ठीक है। अब देखिए, अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं, है ना बच्चों। इसी कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करके वो मर सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं, है ना। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगारक निशेष कर डालते हैं, और देखो यही अंगारक वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। ठीक है। तो बच्चों क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, उसी अंगारक वायु को ये तोड़ के उसको शुद्ध करके अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश ना मिलने पर ये बच नहीं सकते क्योंकि उनका खाना उसी में तो बनता है। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखो, तो बच्चों पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि वो प्रकाश की ओर ही उगते हैं। ठीक है। देखो, फिर वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले, है ना। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं, क्योंकि बच्चों हर बेल लता बच्चों सभी यही प्रयास करते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा धूप मिल पाए और वो लगातार ऊपर बढ़ती रहती हैं। ठीक है। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है ना बच्चों, हमारे लिए भी। ठीक है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है, यानी कि उसमें फूल पत्ते आते हैं। ठीक है। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश वह ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। ठीक है, ताकि अपने बच्चों को क्या करते हैं, अपने सारे देखो फूल अंग पत्ती सब कुछ जो फैला कर जो है सूर्य का प्रकाश ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। पशु डांगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पशु है ना, वो डांगर पेड़ पौधे हरियाली यही सब खाकर अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है ना। तो पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। देख रहे हैं बच्चों, यानी कि हमारे अंदर सूर्य का प्रकाश कैसे आता है, जब हम सब्जियां खाते हैं तो उसी में तो होता है प्रकाश, उसकी ऊर्जा वही हमारे अंदर जाती है। ठीक है। अनाज व सब्जी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे सोच कर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। अगर हमें ये भोजन ना मिले तो हम भी तो मर जाएंगे, है ना। तो ये है बच्चों, है ना। कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं, है ना। देखो, सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। बीज ही उनकी संतान है। क्या बच्चों, बीज क्या है, पेड़ों की संतान ही तो है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। क्या होता है, जो फूल है ना बच्चों, वो क्या है, उनका घर है। किसका, बीज का। ठीक है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई पड़ता है ना। फिर बच्चों यहाँ पे जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो, है ना। तो फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, तो बच्चों फूलों से ज्यादा सुंदर तो और कुछ है ही नहीं, है ना। फिर जरा सोचो, दो पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी, कौन सी बच्चों कथा, देखे स्पर्श मणि की अर्थात पारस पत्थर की, है ना, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह न्यौछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं, है ना बच्चों। फिर ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार की फूल बन जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों देखा आपने, इस प्रकार से इनका जीवन है। जैसे कि हम मनुष्य भी क्या करते हैं, देखो हमारी भी इसी प्रकार देखिए दर पीढ़ी जो है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलती रहती है ना, संतान होती है। तो बच्चों ऐसे ही बच्चों पेड़ पौधों में भी होता है ना, उनकी यहाँ पे प्रजाति भी इसी प्रकार चलती है ना। आगे, पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते, है ना। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं, उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं, है ना बच्चों, वैसे वो करते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार करते हैं। ठीक है, पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ, है ना।
यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। देख रहे हो बच्चों, इस प्रकार की बातें कहकर जो है उन्हें बुलाते हैं। ठीक है, आपने देखे बच्चों फूल इतने सुंदर हैं, रंग बिरंगी पंखुड़ियां हैं, इतनी सुंदर महक है, तो बच्चों यही सब तो है उनके आकर्षण का कारण। ठीक है, और उनके जो बंधु बांधव है वो इन सभी की वजह से देखो आकर्षित होते हुए चले आते हैं, है ना। अब आगे, मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आते हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते हैं ना, पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा गिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं। तो देखा आपने, वो सुगंध फैलाते हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, बुलाने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व देखो तितली बड़े चाव से मधुपान करती है ना। तो देखने बच्चों, जैसे कि जब हमारे घर में कोई आता है तो हम भी तो उसे खाना पीना देते हैं, खिलाते हैं अच्छा खाना। तो ऐसे बच्चों पेड़ पौधे भी करते, फूल भी यही करते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखेंगे, तो बच्चों परागकण तो सबको पता होगा, है ना। तो बच्चों ये परागकण, अब मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। ठीक है बच्चों, जब वो आते हैं तो उनके शरीर से वो परागकण चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे पर जाते हैं तो वहीं पर वो गिर जाते हैं। इसी प्रकार इनका जो है यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक नया फूल बनता है। ठीक है, अब आगे, इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। ठीक है, तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है, क्योंकि देखिए अब जब तक पौधा एकदम ताजा है, वो अपने बीज को सुरक्षित रखता है, उसकी रक्षा करता है, उसको खाना पीना देता है, सब कुछ। और जब वो एकदम बच्चों फल फूल जाता है, बच्चों वो खुद सूख जाता है ना, यही होता है। ठीक है, अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो जाती है। ठीक है, पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी, पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। ठीक है बच्चों, पहले देखिए जब एक जवान व्यक्ति होता है तो बच्चों एकदम हष्ट पुष्ट होता है ना, सभी से लड़ता है, अपने बच्चों की खातिर बच्चों सारी दुनिया से लड़ता है, मेहनत करता है, उसे खुश करने की कोशिश करता है, यही करता है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे पेड़ों में भी होता है, फल फूलों में भी होता है। ठीक है, तो बच्चों अब छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती हैं। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। ठीक है, हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। ठीक है, एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती है। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। ठीक है, इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके पेड़ समाप्त हो जाता है। तो देखा बच्चों, इसी प्रकार का जीवन हम मनुष्य में भी होता है कि अपने बच्चों संतान की यहाँ पे देखो उनकी सुरक्षा करने के लिए, यहाँ पे उनका पूरा पालन पोषण करने के लिए मनुष्य जो है माता पिता अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं, और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पेड़ पौधों में होता है। ठीक बच्चों, तो ये था हमारा पाठ, और इसके लेखक है जगदीश चंद्र बसु, और इसके अनुवाद है बच्चों, अनुवाद किसने किया है, शंकर सेन ने। ठीक है, आइए अब देखिए कवि से परिचय पढ़ते हैं बच्चों। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान तथा विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुविध व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र व एक प्रजनन प्रणाली है। ठीक है, प्रणाली होती है, और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार वे यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं। ठीक है, विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। ठीक है, पेड़ की बात का बांग्ला से हिंदी में बच्चों अनुवाद शंकर सेन ने किया है। तो देखा बच्चों आपने, ये है यहाँ पे जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने पेड़ों में जीवन, ये पूरी बात इन्होंने बताई है। ठीक है, और बच्चों इनका जीवन काल 1928 से 2020 तक रहा है। ठीक है, आइए अब देखिए इसके शब्दार्थ यानी कि सरलार्थ इसका देखो। आहिस्ता आहिस्ता यानी कि बच्चों धीरे धीरे, ढक्कन यानी कि मुंह बंद करने का पात्र, माटी यानी कि मिट्टी, औंधा यानी कि उल्टा, सूक्ष्मदर्शी यानी कि सूक्ष्म या छोटी वस्तुओं को देखने का यंत्र। ठीक है, आहार काटते भोजन, विषाक्त यानी कि जहरीला, अंगारक दूषित हवा, करुणा यानी कि दया, संवर्धन यानी कि उत्तरोत्तर प्रगति। ठीक है, अग्रसर यानी कि बढ़ना, पल्लवित यानी कि बढ़ना, परिजन यानी कि पारिवारिक सदस्य, चाव यानी कि तीव्र इच्छा, और क्रीड़ा का अर्थ है खेल। ठीक है, तो ये सारे शब्दार्थ आपको अच्छे से याद करने हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में और पढ़ेंगे एक नया पाठ। तब तक के लिए आप इसे दोहराइए और इन सारे पाठ के अभ्यास के जो प्रश्न है बच्चों उसको अच्छे से पूरा कीजिए। ठीक है, बाय।